कहानीकार मृदुला गर्ग की बहुत चर्चित कहानी है हरिबिंदी। स्त्री स्वतंत्रता को एक अलग कोण से देखती हैं मृदुला गर्ग इस कहानी में। स्त्री के संदर्भ में अक्सर ये बात कही जाती है कि स्त्री को एक ढांचे में ढाल करके बनाया जाता है। समाज में उसकी स्वीकृति कम, लेकिन एक निर्मिति के रूप में उसकी पहचान अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं को ढालने वाले इन ढांचों को तोड़ने की बलवती इच्छा इस कहानी में हमें दिखाई पड़ती है। कहानी में एक स्त्री है जो कि युवती है। आज एक दिन उसका पति शहर से बाहर गया हुआ है और वह घर पर अकेले है। अपने अकेले होने को स्त्री इस तरह से लेती है कि आज का वह दिन वह अपने ढंग से जी ले। सवेरे सवेरे स्त्री को ख्याल आता है कि उसका पति राजन दिल्ली गया हुआ है और वह आश्वस्त होती है कि आज उसे जल्दी उठना नहीं पड़ेगा और वो पलंग पर एक छोर से दूसरे छोर तक लौट जाती है। स्त्री का यह आश्वस्त होना अपनी बंधी बंधाई हुई दिनचर्या से मुक्त होने की आश्वस्ति है। स्त्रियों का जीवन प्रायः एक बंधी बंधाई दिनचर्या में ही चलता है, लेकिन ये दिनचर्याएं अपने लिए बहुत कम और औरों के लिए अधिक हुआ करती हैं। आज एक दिन के लिए इस दिनचर्या से मुक्त होने वाली स्त्री पलंग पर जब एक छोर से दूसरे छोर तक लौट जाती है तो कहानी संकेत देती है कि स्त्री अपने जीवन को पूरेपन के साथ जीना चाहती है, या हम कह सकते हैं समग्रता के साथ जीना चाहती है, जो कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में कभी संभव नहीं हो पाता है। इस कहानी में जो स्त्री है उसे रात को कलाई पर घड़ी बांध करके सोना अच्छा लगता है, लेकिन उसके पति राजन को इस प्रकार से उसका घड़ी बांध करके सोना अच्छा नहीं लगता है। उसे घड़ी के टिक टिक आवाज से चिढ़ है। कहानी यहाँ संकेत देती है कि घड़ी की टिक टिक जो है वह स्त्री के जीवन का स्पंदन है। यह स्पंदन पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था अक्सर अनदेखा कर देती है, इसे अनसुना कर देती है, और अगर सुनती भी है तो इससे बचना चाहती है या उससे चिढ़ती है। आगे हम देखते हैं कि सवेरे उठने के पश्चात चाय बनाकर स्त्री खिड़की पर बैठती है और खिड़की से देखते हुए उसे धुंध नजर आती है। उसे यह धुंध भली लगती है। उसे लगता है इस धुंध में बहुत अधिक खुलापन है। इस धुंध में सब कुछ अदृश्य है, लेकिन स्त्री को लगता है कहीं दूर कुछ ऐसा है जो कि मोहक है, सुहावना है। स्त्री सोचती है मैं भी कैसी हूं, मुझे धुंध में खुलापन नजर आता है और प्रकाश में घुटन होती है। यह संकेत करता है कि स्त्री हमेशा जिन रास्तों से चलती है वह उसके लिए दूसरों के प्रकाश में दिखाए गए रास्ते होते हैं, यानी दूसरों द्वारा दिए गए प्रकाश में वह अपना रास्ता तय करती है। इससे भिन्न स्त्री चाहती है कि वह ऐसे अवसर आए कि वह अपने रास्ते को स्वयं खोजे। उस रास्ते पर, उस खोज में कुछ है जो सुहावना है, जो मोहक है। चाय पीने के बाद स्त्री गुसलखाने में जाती है। गुसलखाने में जाते हुए वह सोचती है कि वह देर तक गर्म पानी में नहाएगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है। वह ठंडे पानी के छींटे, ठंडे पानी की फुहारें अपने शरीर पर छोड़कर नहा लेती है और जल्दी से बाहर निकल आती है। इसमें भी कहानी कुछ संकेत देती है।
गर्म पानी और शरीर के बीच एक कंडीशनिंग है। अपने तापमान से भिन्न ठंडे पानी की फुहारें अपने शरीर पर छोड़ करके स्त्री इस कंडीशनिंग को तोड़ती है। नहा धो लेने के पश्चात युवती नीले रंग का कुर्ता और पजामा पहनती है। नीले रंग का कुर्ता और पजामा पहनने के पश्चात जब उसका ध्यान बिंदी लगाने की ओर जाता है तो वह नीले रंग की बिंदी की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। अक्सर हमारे समाज में यह प्रचलित है कि स्त्रियां या तो लाल रंग की बिंदी लगाती हैं या फिर उस पोशाक के रंग की बिंदी लगा लेती हैं जो उन्होंने पहनी हुई है। नायिका पहले इसीलिए नीले रंग की बिंदी की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसके पश्चात वह नीली बिंदी नहीं लगाती है बल्कि हरी बिंदी लगा लेती है और तब वह सोचती है कि अगर उसका पति राजन होता तो कहता यह नीले पर हरे का क्या तुक। युवती कहती है आखिर तुक का क्या तुक। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था यहाँ निर्धारित करती है कि स्त्री को अपना जीवन किस प्रकार से जीना है। यहाँ स्त्री के प्रति पुरुष का और स्त्री के प्रति स्त्री का सोचने का तरीका क्या हो यह भी व्यवस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ तक कि सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र के प्रतिमान यहाँ पर स्त्री के अपने न होकर के दूसरों द्वारा प्रदत्त किए होते हैं। इसी कारण सौंदर्य शास्त्र के बनाए ढांचों को, सौंदर्य की दी गई संकल्पनाओं को स्त्री यहाँ तोड़ती है नीले पजामे कुर्ते के साथ हरे रंग की बिंदी लगाकर। कहानी के शिल्प पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो हमें लग सकता है कि यह एक खिलंदड़ शिल्प में लिखी गई कहानी है। इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं और छोटी छोटी सी हरकतें हैं। इन हरकतों के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से कहानी हमें गहरी सोच की तरफ ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि कहानी की युवती मेज की दरार में से कान की बालियों को निकालती है। ये बालियां सोने की ना होकर के नकली बालियां हैं। इन बालियों को उसने शादी के बाद नहीं पहना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आभूषणों के संदर्भ में अक्सर ये बात कही जाती है कि आभूषण स्त्री के सौंदर्य की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। स्त्रियां आभूषणों की शौकीन होती हैं, वे आभूषण पहनती हैं इत्यादि। लेकिन हम समाज में देखते हैं कि शादी के पश्चात स्त्रियां किस प्रकार के आभूषण पहनेंगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पति की आर्थिक और सामाजिक हैसियत क्या है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आभूषण जिन्हें स्त्री का शौक बताया जाता है, उन आभूषणों के माध्यम से वस्तुतः पुरुष के हैसियत का प्रदर्शन होता है। पुरुष की आर्थिक और सामाजिक हैसियत का प्रदर्शन करने की एक वस्तु के रूप में यहाँ स्त्री परिवर्तित हो जाती है। कहानी की स्त्री जब नकली आभूषण पहनती है तो वह इस ढांचे को नकारती है कि वह किसी दूसरे के प्रदर्शन का माध्यम बने। स्त्री जब बाहर निकलती है तो बरामदे में उसको अपना नौकर नजर आता है। वह नौकर से कहती है कि आज तुम्हें जो चीज चाहे बना लेना, चाहो तो बनाना, नहीं तो रहने देना, तुम्हें ही खाना है। नौकर को दी गई यह स्वतंत्रता वस्तुतः उस स्वतंत्रता का विस्तार है जो कि आज उसे प्राप्त हो रही है। स्वतंत्रता के सुसंस्कृत रूप के लिए यह अनिवार्य घटक के रूप में लिया जाता है कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो,
की भावना से वह पूर्ण हो। अब हमारी नजर कहानी के नौकर मुंडू पर जाती है। मुंडू यहाँ पर ऐसे पुरुष का प्रतीक है जो इसी पुरुषसत्तात्मक समाज में रहता है। वह हर वर्जित कार्य को कर सकता है जो कि समाज में अस्वीकार्य होता है। यहाँ मुंडू सिगरेट पीता है। सिगरेट पीना हमारे समाज में वर्जित कार्य के रूप में माना जाता है, लेकिन मुंडू सिगरेट पीता है। वह मेम साहब को देख करके सिगरेट को पीछे कर लेता है, जबकि मेम साहब ने सिगरेट को देख लिया। सिगरेट पीना वर्जित या शालीन नहीं माना जाता है, इसीलिए वह साहब या मेम साहब के सामने सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन वह सिगरेट पीता है। यहाँ हम देखते हैं कि समाज में वर्जित कार्यों की एक सूची तैयार की जाती है। यह सूची स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग होती है। बावजूद इसके पुरुष हर वह कार्य कर सकता है जो कि इस सूची में दर्ज किया गया है, या इस सूची के अनुसार जो भी वर्जित कार्य है उसे पुरुष कर सकता है। पुरुष के लिए वे क्षम्य होती हैं। अक्सर लगभग 80% वर्जित कार्य ऐसे ही हैं पुरुष के लिए जो कि क्षम्य माने जाते हैं, जबकि स्त्री के संदर्भ में यह बात नहीं होती है। न केवल सिगरेट पीने की बात, बल्कि घर, परिवार, नैतिकता, अनैतिकता की जो वर्जित मानी जाने वाली क्रियाएं हैं उन्हें पुरुष करता है और उसके लिए वह क्षमा भी कर दिया जाता है या उसके इस कार्य को नजरअंदाज भी कर दिया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि कहानी की स्त्री बाहर निकलती है और टैक्सी को आवाज देती है। टैक्सी में बैठने के बाद वो सोचती है कि उसे कहाँ जाना है। हमें यह हरकत खिलंदरपन की तरह लग सकती है, परंतु इस खिलंदर शिल्प में यहाँ कहानीकार स्वतंत्रता को अपने ढंग से परिभाषित करती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का हनन वे ताकतें तो करती ही हैं जो कि स्त्री के लिए रास्ते और मंजिलें पहले से तय कर देती हैं और उन्हें पा लेने के लिए या उन पर चलने के लिए उसे प्रेरित करती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ये ताकतें तो इन मंजिलों और रास्तों को तय करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ स्त्री भी अपने लिए स्वतंत्रता की वही परिभाषा करती है जो उनके द्वारा विज्ञापित की जाती है। अर्थात वे अपने लिए भी, स्त्रियां अपने लिए भी अपनी मंजिलों को पूर्व निर्धारित कर लेती हैं और मंजिलों की हदें वे पहले से ही तय कर लेती हैं, जबकि स्वतंत्रता एक अनवरत प्रक्रिया होती है। कहानी की स्त्री स्वतंत्रता की उस परिभाषा को तोड़ती है जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, और इस पूर्व निर्धारित शर्त के साथ जो स्वतंत्रता उसके समक्ष रखी जाती है वह इसे तोड़ती है। समाज निर्मित ढांचे को वह अस्वीकार करती है, साथ ही साथ व्यवस्था के आधार पर स्वनिर्मित ढांचे को भी वह यहाँ पर नकारती है। टैक्सी में बैठी स्त्री को सर्वप्रथम याद आता है जहांगीर आर्ट गैलरी। यहाँ हम देखते हैं कि स्वतंत्रता या स्वच्छंदता का एहसास सर्वप्रथम स्त्री को कला की ओर खींच करके ले जाता है। स्वतः ही जहांगीर आर्ट गैलरी और चित्र प्रदर्शनी का उसे ध्यान आता है और यह इस बात की सूचना है कि स्वच्छंदता किस प्रकार से कला से जुड़ रही है। स्त्री का कुर्ता और प्रदर्शनी में लगा हुआ चित्र उपमेय और उपमान के संबंध के साथ यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। जिस प्रकार चित्र को बिना किसी सैद्धांतिक आधार के या सैद्धांतिक ज्ञान के भी आस्वादित कर लिया जाता है, उसमें आनंदित हो लेती है युवती, ठीक उसी प्रकार जीवन को भी उसकी प्रदत्त अर्थवत्ता के बगैर भी आस्वादित किया जा सकता है और इस प्रकार से उसका आस्वादन हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि चित्र, युवती और आस्वादन तीन प्रतीक हैं
जो स्त्री, समाज और अप्रोच की ओर संकेत करते हैं। युवती का जोर से हंस देना इन तीनों के बीच जो विडंबनात्मक स्थिति है उसे ही जाहिर करता है। स्त्री जब प्रस्तरों को देखती है तो उसे ध्यान आता है कि उसे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है, इस बात का महसूस होना संभवतः इस बात का महसूस होना है कि मैं हूं, जो कि अक्सर नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि आमतौर पर स्त्रियों का जीवन रसोई और भोजन के साथ जुड़ा होता है, परंतु यह जुड़ना अधिकतर दूसरों की भूख और दूसरों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए होता है। स्त्रियों को न तो अपनी भूख का ज्ञान रहता है और न ही उन्हें अपनी अभिरुचि का ध्यान रहता है। यह ख्याल ही उनके मन में नहीं आता है। भोजन की रुचि संबंधी अवधारणा घरों में जो होती है वह 99% पुरुषों के रुचि के आधार पर ही निर्मित होती है। घर के खाने का स्वाद, घर के खाने का समय पुरुष की पसंद के आधार पर या पुरुष के सुविधा के अनुसार रहता है, भले ही खाने की पूरी तैयारी स्त्री द्वारा की जाती क्यों न हो। रेस्तरां पहुंच करके स्त्री ऑर्डर देती है गर्मा गर्म टिकिया और आइसक्रीम। यहाँ हम देखते हैं कि यह खाद्य संबंधी अवधारणा के बने बनाए सांचे को तोड़ना है। हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें खाने पीने तक के मामले में हम इतने कंडीशन हैं कि खाने वाला आदमी क्या खाना चाहता है इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। जिस समाज में हम जी रहे हैं उसका हर आदमी इसका इतना आदी हो चुका होता है कि इससे भिन्न कोई बात सोच ही नहीं सकता है। यही रवैया स्वतंत्रता का हनन करने वाली तमाम रूढ़ियों के प्रति बहुसंख्यक लोगों का होता है। रेस्तरां के बैले का युवती द्वारा इस प्रकार से ऑर्डर दे जाने पर चौंकना इसी बात का प्रमाण है। कहानी का बैरा प्रश्न करता है, एक साथ? लेकिन बैरे के इस प्रश्न के प्रतिप्रश्न के रूप में युवती द्वारा किया गया सवाल पुरुष सत्तात्मक समाज की तमाम रूढ़ियों पर सशक्त प्रहार करता है। कहानी की भाषा यहाँ पर सशक्त बन पड़ी है। युवती प्रतिप्रश्न करती है, हाँ, कोई ऐतराज है क्या? कहानी के संवाद की भाषा स्वतः ही यहाँ विषय को स्पष्ट कर देती है और सवाल के अनुतान के माध्यम से ही ठंडे और गर्म को एक साथ ना खाने की संकल्पना पर यहाँ पर प्रहार होता है और इसी अनुतान के माध्यम से हम देखते हैं कि यह सवाल तमाम रूढ़ियों पर चोट करता हुआ हमें नजर आता है, अनंतर उसे तोड़ता भी है। यहाँ स्वाद के लिए बनाए गए उन साँचों को स्त्री तोड़ रही है जो कि दूसरे के द्वारा बनाए गए हैं और इसके माध्यम से भी वह स्वतंत्रता का ऐलान कर रही है। इसके उपरांत रेस्तरां से निकल करके स्त्री सोचती है कि वह अपनी पसंद की एक पिक्चर देखे। यह दृश्य की ओर स्त्री का गमन है। खाने की ही भांति दृश्य के संदर्भ में भी कुछ कंडीशनिंग स्त्री के संदर्भ में की जाती है। यहाँ स्त्री सोचती है कि वह अपनी पसंद की एक पिक्चर देखे। इसके पहले भी उसने पिक्चरें देखी हैं, लेकिन वह अपने पति की अभिरुचि के अनुसार देखी हैं। कहानी सूचित करती है कि खाने की ही भांति स्त्री के लिए यह भी निर्धारित होता है कि वह क्या देखे, कितना देखे और कैसे देखे। यह पुरुष अभिरुचि के अनुसार ही अक्सर होता है। यहाँ स्त्री अपने लिए दृश्य पट स्वयं चुन रही है अपनी अभिरुचि के अनुसार। इस प्रकार वह दृश्य हेतु अपने लिए बनाए गए सांचों को तोड़ रही है। सिनेमा घर एक सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक स्थल पर जाते समय भी शिष्ट व्यवहार के नाम पर कुछ शर्तें हैं, कुछ लिखित शर्तें हैं,
कुछ अलिखित शर्तें हैं। ये शर्तें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हैं और कहीं तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग हैं। सिनेमा घर में पिक्चर देखने के दौरान मजाकिया दृश्य पर जोर से हंसना सभ्यता की इस अलिखित शर्त के खिलाफ है, परंतु नायिका अपनी हंसी को उन्मुक्तता के बंधन में बांधे बगैर जोर से हंसती है, आनंद लेती है। पिक्चर देखते हुए उसका हाथ जब एक मर्द के हाथ से टकरा जाता है तब सॉरी कहना इस शिष्ट व्यवहार के तहत आता है और नायिका सॉरी कहने के लिए पहले मुड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे नीले रंग का कुर्ता पजामा पहनने के पश्चात पहले उसका हाथ नीली बिंदी की तरफ ही गया था, परंतु सॉरी कहने के पीछे जो खोखलापन है उसे वह जानती है और इसीलिए वह मुड़ने के बावजूद सॉरी ना कह करके खिलखिलाकर हंस देती है। यहाँ वह जो खोखला शिष्टाचार है उस खोखले शिष्टाचार के तिलिस्म से बाहर आना चाहती है, इसीलिए वह पुनः हंस देती है। पिक्चर देखने के पश्चात अपने पुरुष साथी के साथ कॉफी पीने के लिए जाने वाली स्त्री इस बात को लेकर के आश्वस्त होती है कि कॉफी पीने के पश्चात उसके पुरुष मित्र ने कॉफी के पैसे देने की जिद नहीं की, जबकि अक्सर ऐसा ही होता है। अनंतर वे दोनों बादलों से घिरे हुए आकाश और समुद्र को एक साथ बैठ करके देखते हैं। वहां पुरुष प्रश्न करता है कि क्या सोच रही हो? स्त्री उत्तर देती है, सोच रही हूं अगर मैं इस समुद्र में कूद पड़ी तो कितनी दूर तक अकेले तैर पाऊंगी, कितनी दूर तक अकेले तैर पाऊंगी। यह वाक्य संकेतात्मक है और स्वतंत्रता की परिभाषा को यहाँ पर कहानीकार गढ़ती है। स्वतंत्रता मात्र सुविधाओं को पा लेना नहीं होता है। स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी व्यवस्था आप करने में किस हद तक सक्षम है। युवती जब सोचती है कि समुद्र में वह कितनी दूर तक अकेले तैर पाएगी, तो संभवतः वह माप रही होती है कि अपनी व्यवस्था आप करने में मैं किस हद तक सफल हूँ। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी के इस वाक्य द्वारा यहाँ स्त्री द्वारा एक आत्मविश्लेषण है कि आज के इस समाज में अपनी व्यवस्था आप करते हुए स्वतंत्र रूप से जीवन को जी पाने में स्त्री किस हद तक सफल हो पाई है। स्त्री आश्वस्त हो रही है कि एक पुरुष उसे मिला है जो कॉफी पीने के पश्चात कॉफी के पैसे देकर यह नहीं जताना चाहता कि वह स्त्री को दोयम दर्जे का मानता है। स्त्री आश्वस्त हो रही है कि पति हैं तो कहाँ हैं, क्या हैं आदि सवालों के माध्यम से उसने स्त्री से वह पहचान नहीं मांगी जो कि उसे किसी दूसरे का सैटेलाइट साबित करता है। और अंत में वह पुरुष कहता है कि आज का दिन मेरे लिए सुहावना रहा क्योंकि मैंने आज पहली बार एक ऐसी स्त्री देखी जो कि हरी बिंदी लगाए हुए थी। यह संभावना है स्त्री के लिए बने बनाए सांचों के टूटने की, यह संभावना है रूढ़ियों के मिटने की।